Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to all of you on our webinar. नमस्कार, आप सभी का हमारी इस वेबिनार सीरीज नो योर एसेट्स में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि हम इस अपनी स्पेशल सीरीज में आपको अलग अलग फंड्स के बारे में बताते हैं, आपको कहाँ निवेश करना चाहिए ये हम आपको जानकारी देते हैं। माय नेम इज निशा अग्रवाल एंड आई एम को फाउंडर टैक्स पॉइंट कंसल्टिंग, और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्पेशल फंड। उस स्पेशल फंड का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड, and I'm very glad to share that I have with me Mr. Amit Gupta from ABSL team. Amit sir, a very warm welcome to you on our webinar. Good evening, Nisha ji. Thank you. So Amit sir का थोड़ा सा introduction दे देते हैं अपने viewers को. Mr. Amit Gupta is from ABSL team. He is channel head Delhi and he is into mutual fund industry from the last 15 years. So today we are going to discuss on ABSL's Special Opportunities Fund. Now may I please request Amit sir to tell us about this fund in a little detail. सर ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप थोड़ा सा बताएं कि ये जैसा कि नाम से हमें लग रहा है कि ABSL स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड कुछ स्पेशल टाइप का फंड है क्या ये, और क्या अपॉर्चुनिटीज या क्या चीज लेके ये आया है, तो आप थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएं प्लीज। ओवर टू यू सर। एंड सबसे पहले गुड इवनिंग, नमस्कार आप सबको। एंड आई होप कि आप सब और आपकी फैमिलीज सेफ है एंड दे आर हेल्दी। सो एज निशा जी टोल्ड दैट yes, we have come up with a special kind of fund. This is ABSL Special Opportunities Fund, and now the fund I will tell you in detail कि fund क्या है, but उससे पहले इसका concept मैं आपको बता देता हूँ। The word is special opportunities. So what is opportunity? So opportunity means, अगर मैं इसकी dictionary meaning पे जाऊँ तो opportunity means it's a time or a set of circumstances that enable us to do something. So हम सबकी life में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और ये अपॉर्चुनिटी हमें किसी ना किसी इवेंट की वजह से, किसी ना किसी चैलेंज की वजह से, किसी ना किसी एडवर्सिटीज की वजह से हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है, और हम डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेप उठाते हैं और जो कि हमारे लिए पॉजिटिव बन के आता है। सिमिलरली अगर आप इन्वेस्टिंग पे बात करोगे तो इन्वेस्टिंग में भी आपके पास कई बार ऐसे अपॉर्चुनिटीज, कई बार ऐसी सर्कमस्टांसेस आते हैं जहाँ पे आप अगर सही टाइम पे इन्वेस्ट करो, सो यू कैन मेक good returns, you can make positive returns. Especially when हम equities की बात करें, अगर हम equities पे आते हैं, so equities में definitely ये सब हम सबको पता है कि long term में हमारा wealth create होता है equities में, but equities में कभी भी जो इसका रास्ता होता है, जो इसका जो flow होता है वो कभी भी smooth नहीं होता है, ये full of up and downs होते हैं, बहुत सारे करेक्शंस आती हैं, फिर आपको ग्रोथ मिलता है, बट अल्टीमेट स्टोरी इज कि यू क्रिएट वेल्थ इन इक्विटीज। लाइक जस्ट अगर आप लोग स्लाइड देख पा रहे हैं, इज द स्लाइड विजिबल? Yes, visible, it's visible. Okay, thank you. So if you can see, अगर मैंने लास्ट 25 years की ये हिस्ट्री है इक्विटी की, and if you see Nifty was almost 1000 at January 95, और वहाँ से almost 11 times equity ने growth दी है, and now it is trading almost at 11,000. but अगर आप इस पूरी जर्नी को देखेंगे, so there is a lot of corrections in between, चाहे वो corrections in the form of Asian financial crisis, Kargil war, dot-com bubble, or it could be global financial crisis of 2008, then you have demonetization, GST, and currently अगर मैं देखूँ बिग पैंडेमिक कोविड-19 जिसकी वजह से इतना मार्केट मार्च में करेक्ट भी हुआ था। सो बट इफ यू सी द ओवरऑल यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स फ्रॉम द इक्विटीज, और यहाँ से एक रूल निकल के आता है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, और अगर आप वो रूल को याद रखोगे तो डेफिनेटली इक्विटी में हमेशा वेल्थ क्रिएट होगा, एंड दैट रूल इज करेक्शंस आर टेम्पररी, करेक्शंस आर ऑलवेज टेम्पररी, बट द लॉन्ग टर्म वेल्थ is always permanent in equities. So मैं रिपीट कर रहा हूँ इस रूल को, corrections are temporary but the long term wealth creation is permanent. हम corrections की बात करते हैं, अगर हम corrections पे जाएं तो corrections क्यों होते हैं,
करेक्शंस होते हैं किसी ना किसी इवेंट की वजह से, किसी ना किसी एडवर्सिटीज की वजह से, किसी ना किसी चैलेंज की वजह से। और वो इवेंट कुछ भी हो सकता है, जो हमने अभी पीछे देखा, जैसे चाहे वो आप कारगिल वॉर ले लीजिए, चाहे .com बबल ले लीजिए, चाहे वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ले लीजिए। सो कोई ना कोई इवेंट आपको होता है और उसकी वजह से करेक्शन आता है। अमित सर, थोड़ा सा आपकी साइड से नेटवर्क इशू आ रहा है, थोड़ा सा आवाज फ्लो में नहीं आ रही। हेलो, अभी क्लियर है निशा? निशा जी क्लियर है? हाँ जी। हेलो, अभी क्लियर है आवाज? हाँ जी, अब सही है। अभी सही है, ठीक है। सो मैं करेक्शंस की बात कर रहा था। सो करेक्शंस किसी ना किसी इवेंट की वजह से आता है, किसी ना किसी चैलेंज की वजह से आता है, या एडवर्सिटीज की वजह से आता है, जो मैंने अभी पीछे बात करी थी कि इवेंट आपके कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो 2008 का, या .com बबल हो 2000 का, या फिर अभी जो पैंडेमिक कोविड-19 ने हिट किया है ओवरऑल पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को। सो उसके वजह से ये करेक्शंस आते हैं मार्केट में। बट इन करेक्शंस को अगर हम देखें तो इन करेक्शंस या इवेंट्स को हम बेसिकली 3 लेवल्स पे हम इसको बाइफरकेट करते हैं। तो फर्स्ट लेवल इज ऑफ द इकोनॉमिक लेवल और द ओवरऑल ग्लोबल लेवल, जहाँ पे कोई इवेंट ओवरऑल सारे सेक्टर्स, सारी कंपनीज को एक साथ इफेक्ट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में हुआ था। सो मार्केट को ओवरऑल उसने ओवरऑल करेक्शन हुआ था मार्केट में। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कारगिल वॉर की, तो डेफिनेटली अपनी इकोनॉमी में मेजर हिट हुआ था, तो मार्केट डाउन हुआ था। उसी तरह अगर मैं कोविड-19 की बात करूं तो डेफिनेटली मार्च में काफी तेज करेक्शन आया था मार्केट में। सो इट्स अ ओवरऑल, जहां पे ओवरऑल इकोनॉमी को काफी तेज प्रॉब्लम आती है और डेफिनेटली मार्केट उसकी वजह से करेक्ट होता है। सेकेंड लेवल इज द इंडस्ट्री लेवल, जहां पे पर्टिकुलर एक सेक्टर को इफेक्ट होता है, चाहे वो रेगुलेटरी इशू हो, चाहे किसी ना किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से और या फिर कोई एक रूलिंग चेंज होती है, या कोई ना कोई एक ऐसा कोई ना कोई एक नया प्लेयर आ जाता है उस इंडस्ट्री में, सो दैट कि वो पूरा गेम चेंज हो जाता है। सो उसके वजह से इंडस्ट्री लेवल पे भी कहीं ना कहीं इवेंट होता है जो करेक्शन आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2018 की बात करूं तो देयर वाज एन IL&FS क्राइसिस। IL&FS एक बड़ी NBFC थी जिसने डिफॉल्ट किया, और उसके बाद बहुत सारी NBFC कंपनीज की शेयर वैल्यू डीवैल्यू हुई और करेक्ट हुई। सो दैट वाज एन इंडस्ट्री लेवल इफेक्ट। थर्ड लेवल इज द कंपनी लेवल और द स्टॉक लेवल, जहां पे एक पर्टिकुलर स्टॉक या एक पर्टिकुलर कंपनी को इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, सम बिकॉज ऑफ सम मैनेजमेंट चेंज, और सम बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रोडक्ट लाइन, और बिकॉज ऑफ सम मार्जिन स्विंग। सो जिसके वजह से आपकी सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी को करेक्ट स्टॉक प्राइस जो है एक पर्टिकुलर कंपनी का करेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं तो नेस्ले एक ऐसी कंपनी है। नेस्ले अगर आपको सुना हो तो उसका फ्लैगशिप ब्रांड है मैगी। मैगी आई थिंक सब ने सुना होगा नाम, बिकॉज मैगी हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं। सो एवरीबॉडी नोज वो 2 मिनट नूडल्स वाला। सो इन 2015 व्हाट हैपेंड कि बिकॉज ऑफ सम एक्स्ट्रा लीड कंटेंट वो मैगी के बहुत सारे पैकेट्स को रिटेल स्टोर से विड्रॉ कर लिया गया था। ऑलमोस्ट 45,000 पैकेट्स जो थे वो अक्रॉस इंडिया विड्रॉ किए गए, और जिसकी वजह से जो स्टॉक है नेस्ले का वो 30% करेक्ट कर गया। एंड आफ्टर 6 to 8 months जो कंपनी ने अगर थोड़ा बहुत जो उस पर काम किया, और उसके बाद जब वापस से चीज़ें नॉर्मलाइज हुई, तो वो स्टॉक ने डेफिनेटली वहाँ से 250% का रिटर्न दिया। तो जो वहाँ पे अगर जो स्टॉक था वो करेक्ट होकर 4500 पे आया, तो आज वो 16,000 पे ट्रेड कर रहा है। सो ये कुछ ये मैंने आपको ब्रॉड लेवल बताए थे जहाँ पे करेक्शंस को हम लोग या इवेंट्स को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, और इन इवेंट्स की वजह से स्पेशल सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, और जो कि स्पेशल अपॉर्चुनिटीज बनाती है मार्केट में। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या हर एक स्टॉक करेक्शन स्पेशल अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं? नहीं, हर एक स्टॉक करेक्शन को स्पेशल अपॉर्चुनिटी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज हर एक उसमें आपको स्टडी करना पड़ता है। फंड मैनेजर हैज टू स्टडी कि वो वाकई सिर्फ उस इवेंट की वजह से हुआ है या नहीं हुआ है। और ये एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो अगर आप इस समय देख रहे हैं, अगर आप इसको मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा कि स्पेशल अपॉर्चुनिटी इन स्टॉक को हम स्पेशल अपॉर्चुनिटीज के अंतर्गत रखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट हैज टू हैपन, और वो इवेंट जो है वो अननोन इवेंट होना चाहिए, प्रेडिक्टेबल इवेंट नहीं होना चाहिए।
अननोन इवेंट होना चाहिए जिसके वजह से स्टॉक के प्राइस में डिसलोकेशन होता है, यानी कि प्राइस करेक्ट करता है। बट एक चीज जो जरूरी है वो है मैनेजमेंट क्वालिटी, या जो उसके फंडामेंटल्स हैं वो हमेशा हाई होने चाहिए, यानी कि आपके फंडामेंटल्स इंटैक्ट रहने चाहिए, मैनेजमेंट क्वालिटी इंटैक्ट रहनी चाहिए। करेक्शन सिर्फ जो आए वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इवेंट की वजह से आए, सो वो स्टॉक आपका बेसिकली स्पेशल अपॉर्चुनिटीज के अंतर्गत आता है। दिस इज अ ब्रॉड फ्रेमवर्क। इसके बाद भी फंड मैनेजर काफी सारे चेक्स इन रखते हैं और फिल्टर आउट करते हैं, और उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टॉक स्पेशल अपॉर्चुनिटी में आता है। ये तो बात हो गई थ्योरी पार्ट की, बिकॉज कई बार थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल हम जब करते हैं या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हम लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। सो आज मैं अभी कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो पीछे स्पेशल अपॉर्चुनिटीज आए थे मार्केट में, और जहाँ पे अगर किसी ने सही समय पे इन्वेस्ट किया होता तो डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स बना सकता था। तो उसी पे हम अब मैं एक दो एग्जाम्पल्स आप लोगों को कोट करना चाह रहा हूँ। सो फर्स्ट इज ये नेस्ले का एग्जांपल था जो मैंने ऑलरेडी दिया। यहाँ पे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, सभी जानते हैं, जो बेसिकली ब्रिटानिया का बिस्किट फेमस है, जहाँ पे एक मैनेजमेंट में चेंज आया और वरुण बेरी जो कि चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर है, उन्होंने ज्वाइन किया 2013 में। उसके बाद उन्होंने अपनी सेगमेंट को बढ़ाया, प्रोडक्ट कैटेगरीज में उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स पे वो गए, स्नैकिंग बिजनेस, स्नैक्स के बिजनेस में थोड़ा सा प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, प्लस टॉप लाइन पे उन्होंने काम किया, यानी कि सेल्स एंड रेवेन्यूज को बढ़ाया, और वहां से अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 30% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो किया है। और अगर आप शेयर प्राइस की बात करो तो वहां से शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 1400% ग्रो किया है। सो ये एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी थी पीछे। सिमिलरली बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, बजाज होल्डिंग्स ने अपने दो कंपनीज को डीमर्ज किया इनटू बजाज ऑटो एंड बजाज फिनसर्व, और बिकॉज ऑफ दिस डीमर्जर दोनों ही कंपनीज में स्पेशल अपॉर्चुनिटीज का एक तरीके से केस बना, और डेफिनेटली वहां से अगर आप देख रहे होंगे तो दोनों ही स्टॉक्स ने सिग्निफिकेंट रिटर्न्स दिए हैं। Apart from this, Reliance Industries, again, it's a big example of special opportunities. Reliance Industries basically अपना इनका जो मॉडल था वो कंसंट्रेटेड था एनर्जी पे, बट इस बिजनेस में इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया और डिजिटल और रिटेल स्पेस में अपनी मार्केट शेयर को बढ़ाया इन्होंने। प्लस अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो इस समय कोविड सिनेरियो में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत सारे अपने स्टेक सेल किए और अपना जो डेट था इनका 2 लाख करोड़ का जो डेट था उसको कम किया, और डेफिनेटली वही इनके लिए एक एडवांटेज साबित हुआ। और दैट वाज आल्सो स्पेशल अपॉर्चुनिटी जहां से स्टॉक आपका 300% इस लास्ट 2016 से आपका स्टॉक जो है 321% बढ़ा है। सो इट वाज आल्सो अ केस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी। सिमिलरली भारती एयरटेल डेफिनेटली एक आपका टेलीकॉम कंपनी है जहां पे ड्यू टू जियो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आई थी, बिकॉज भारती एयरटेल का मार्केट शेयर उस समय थोड़ा सा लूज हो गया था जियो की वजह से। बट उसके बाद इन्होंने भारती एयरटेल ने अपने कॉस्ट को कम किया, अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाया, and definitely he has gained some market share from its competitors, and from 2018 itself 2019 itself the stock price has grown by almost 140%. so ये भी आपका केस है स्पेशल अपॉर्चुनिटीज का। then we have one last example I just want to give you of this Asian Paints. It is जब आपका जो क्रूड प्राइस था 2014 में $114 था, एंड देन आफ्टर दैट क्रूड प्राइस काफी गिरा एंड केम टू 52। सो फॉर अ पेंट इंडस्ट्री क्रूड ऑयल इज अ रॉ मटेरियल, और चूंकि कॉस्ट कम हुआ तो डेफिनेटली उनके मार्जिन्स बढ़े, एंड डेफिनेटली वाज अ काइंड ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर पेंट इंडस्ट्री, एंड पर्टिकुलरली एशियन पेंट्स ने काफी अपना प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ा सके, एंड देयरफॉर यू कैन सी दैट द अकॉर्डिंगली जो उनका प्रॉफिट, उनका जो स्टॉक प्राइस था वो काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ उस स्टॉक प्राइस में मिला। सो ये कुछ एक केसेस थे जो कि पीछे स्पेशल अपॉर्चुनिटीज की तरह काउंट हुए, और डेफिनेटली जिन्होंने भी इस समय टाइमली मैनर पे पैसा डाला सो उन्होंने रिटर्न्स बनाए। बट अब सवाल ये आता है कि जब हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में हम हमेशा कहते हैं कि आगे गाइड ड्राइव करनी चाहिए, यानी कि आगे को देख के गाइड ड्राइव करनी चाहिए, ना कि पीछे को। पीछे
जो होता है, रियर व्यू जो होता है, इट इज ओनली फॉर रेफरेंस. सो यू हैव टू लुक आउट कि मेरे पास आगे क्या अपॉर्चुनिटीज है. सो क्वेश्चन आता है क्या ये स्पेशल अपॉर्चुनिटीज आगे भी रहेंगी. सो मेरा व्यू ये है कि इवेंट्स जो होते हैं वो हमेशा होते रहते हैं. अनप्रेडिक्टेड इवेंट्स किसी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. सो इवेंट्स पहले भी थे और पहले हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे. और जो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज है जो इन इवेंट्स की वजह से होती है, जो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी स्पेशल अपॉर्चुनिटीज ये मार्केट्स में रहेंगी. अब आगे की अगर मैं बात करूं तो फंड मैनेजर्स, अभी जो सिनेरियो चल रहा है कोविड का और अभी जो जैसे सर्कमस्टांसेस है इकोनॉमी में, उसके वजह से फंड मैनेजर्स ने कुछ एक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करी हैं. इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट नहीं है. इट्स जस्ट फॉर टू गिव यू एन आइडिया कि कुछ एक थीम्स हैं जो अभी हमको लग रहा है कि इस समय हमें प्ले आउट करना चाहिए, वहाँ पे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज है. सो मैं एक आइडिया देता हूँ आपको कि कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज हैं. सो फर्स्ट इंडस्ट्री इज एविएशन. सो एविएशन से पहले मैं एक ऑटो इंडस्ट्री का आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि मार्च में अगर आपने देखा जब ये लॉकडाउन हुआ था तो ऑटो सेल्स के नंबर्स ऑलमोस्ट 0 पे आ गए थे. सो इट वाज बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. बट जैसे जैसे इकोनॉमी खुल रही है वैसे वैसे अगर हम ऑटो सेल्स के नंबर्स देखें तो बढ़ रहे हैं. इवन मैंने 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पे ऑटो सेल्स के नंबर्स मंथ ऑन मंथ 25% से बढ़े हैं. इनफैक्ट अगर हम पिछले साल से बात करें तो ऑटो सेल्स 31% बढ़े हैं. सो और वहाँ से जो स्टॉक प्राइसेस था ऑटो सेल्स का जो मार्च में काफ़ी गिर गया था, वहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ ऑटो सेल्स के स्टॉक्स ने दी है. सेम केस इज एविएशन. तो एविएशन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल. बट जैसे जैसे इकोनॉमी खुलेगी आपकी और जैसे जैसे नॉर्मलाइज होगी आपके पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ेगा और जैसे जैसे पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ेगा डेफिनेटली आपकी एविएशन के जो स्टॉक्स हैं वो आपको रिटर्न्स देंगे. तो इट्स अ काइंड ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी. सेकेंड केसेस ऑफ रियल स्टेट. रियल स्टेट काफ़ी सालों से बहुत स्लम डिमांड की वजह से काफ़ी सारे स्टॉक्स करेक्ट किए हुए हैं. बट ड्यू टू कोविड जो अभी रेपो रेट्स भी आरबीआई ने पीछे रेट्स इतने लो किए हैं तो लोन रेट भी सस्ते हुए हैं. सो इसकी वजह से हमें लगता है कि लो लोन रेट्स की वजह से और बिकॉज ऑफ द डिमांड बिकॉज ऑफ बहुत सारा रियल स्टेट के प्राइसेस भी काफ़ी करेक्ट हुए हैं, तो मेरे हिसाब से वापस से डिमांड बढ़ेगी. और जिन जिन स्टॉक्स में बैलेंस शीट अच्छी है, जिनका मैनेजमेंट अच्छा है और जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वो एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देते हैं कि हम वहाँ पे अच्छा रिटर्न्स बना सकते हैं. सिमिलरली इज अ केस ऑफ डिजिटल एंड टेलीकॉम. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर. मेरे हिसाब से आज हमारी लाइफस्टाइल जैसी चल रही है और जिस हिसाब से आज हम वी कैन नॉट इमेजिन अ सिंगल डे ऑफ आवर लाइफ विदाउट डिजिटल एंड टेलीकॉम. और एज द कंसेप्ट ऑफ कोविड में और भी एक कंसेप्ट आया आपका वर्क फ्रॉम होम का. सो इस ट्रेंड ने और भी इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ा दिया है और अभी बहुत सारी कंपनीज अभी इस कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू रखने वाली हैं. तो यहाँ से डिजिटल और टेलीकॉम बोथ थ्रो काइंड ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फॉर अस. इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज होंगी जहाँ पे हम वैल्यू अनलॉक कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज द PSU बैंक्स, जहाँ पे जैसे कि आप सबको पता है कि बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड अर्लियर आल्सो द इंडियन गवर्नमेंट इज रनिंग थ्रू हाई फिस्कल डेफिसिट. और अभी बिकॉज ऑफ कोविड जो उन्होंने पैकेज भी दिया तो काफ़ी सारा मार्केट बोरोइंग्स इनको करना पड़ रहा है. सो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के पास अभी रिसोर्सेज बहुत कम हैं. हेलो. सो तो लग रहा है कि रिसोर्सेज काफ़ी कम है गवर्नमेंट के पास टू फाइनेंस इट्स फिस्कल डेफिसिट. सो डाइवेस्टमेंट इज वन ऑफ द रूट जो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा. और जब भी डाइवेस्टमेंट होगा सो PSU स्टॉक्स जो भी हैं वो डेफिनेटली अपनी वैल्यू अनलॉक करेंगे. और इवन इन 2019 गवर्नमेंट हेलो You can go on. Somebody has unmuted himself. Yeah. Okay. So because in 2019 also government ने कुछ एक PSU के डाइवेस्टमेंट का ऐलान भी किया, लाइक BPCL हो गया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया. सो जैसे जैसे और डाइवेस्टमेंट्स आगे आएंगे सो डेफिनेटली इनके वैल्यू अनलॉक होंगे.
इसके अलावा पीएसयू बैंक्स अगर हम देखें तो पीएसयू बैंक्स हिस्टोरिकली काफ़ी हमारे वैल्यूएशन रडार बहुत लो हैं, काफ़ी वैल्यू इनकी करेक्ट हो चुकी है और काफ़ी लो वैल्यू है इनकी। तो अगर मैं पीएसयू बैंक की बात करूं तो अगर गवर्नमेंट इस पे और रिस्ट्रक्चरिंग करती है जैसे कि उम्मीद है, और अगर कुछ और मर्जर्स होते हैं तो डेफिनेटली पीएसयू बैंक्स आपको एक अच्छी स्पेशल अपॉर्चुनिटी देते हैं जहाँ पे कि आप ग्रोथ बना सकते हैं। सो ये कुछ एक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में। इसके अलावा भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो फंड मैनेजर्स अभी वर्कआउट कर रहे हैं। डेफिनेटली दे विल कम अप, जो कि इस पोर्टफोलियो में जो हम बनाएंगे उसमें वो डेफिनेटली उसको इनकलकेट करेंगे। सो ये एक पर्टिकुलर थीम के बारे में मैंने आपको बताया था। अब लेट मी कम टू दी स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड। सो ये फंड का स्ट्रक्चर क्या होगा मैं उस पर बात करूँगा, बिकॉज थीम मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। थीम विल बी जो भी स्टॉक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज के अंतर्गत आएंगे वो सारे स्टॉक्स इसमें आएंगे। हम इसमें 30 to 40 स्टॉक्स का फोकस पोर्टफोलियो बनाएंगे विद नो बायसनेस टू एनी सेक्टर, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि हम लार्ज कैप ही रखेंगे या मिड कैप ही रखेंगे या स्मॉल कैप ही रखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां पे भी हमें जो भी स्टॉक जिस सेक्टर में हमें लगता होगा कि वो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए है, हम उसमें वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें एक और अप्रोच हमारी रहेगी प्राइस टारगेट अप्रोच। प्राइस टारगेट अप्रोच इज कि हम एक जब भी जो भी स्टॉक डिसलोकेट होता है प्राइस से, यानी कि लो प्राइस पे हम जब स्टॉक को इन्वेस्ट करेंगे, हम एक टारगेट उस पर सेट करेंगे कि एक टारगेट रीच हो जाएगा तो हम डेफिनेटली एक्सिट कर देंगे वहां से स्टॉक से। सो दैट इज अ प्राइस टारगेट अप्रोच। सो डेफिनेटली इसके वजह से थोड़ा सा पोर्टफोलियो में टर्नओवर ज्यादा रहेगा, लेकिन पोटेंशियल भी उतना ही रहेगा कि आप हाई रिटर्न्स बना सकते हैं। इसके अलावा ये फंड में हम लोग इंटरनेशनल इक्विटी भी रखेंगे। दैट मीन्स कि हमें लगेगा कि कुछ एक स्टॉक जो इंटरनेशनल स्टॉक्स जो हमें लगता है कि स्पेशल अपॉर्चुनिटी थ्रो कर रहे हैं और काफ़ी करेक्ट किए हुए हैं और इसमें शामिल कर सकते हैं। सो हमारा 25% ऑफ द एक्सपोजर हमारा इंटरनेशनल इक्विटी पे भी रहेगा, प्लस हम 20% तक इसमें आईपीओस भी ले सकते हैं। इसको मैनेज कर रहे हैं हमारे फंड मैनेजर अनिल शाह, चंचल खंडेलकर एंड विनोद भट्ट फॉर ओवरसीज। अनिल शाह हमारे ऑलरेडी मल्टी कैप फंड जो है, इक्विटी फंड जो है वो हमारा बहुत ही पुराना फंड है 1998 का, एंड इट्स अ वेरी वेरी कंसिस्टेंट फंड, उसको वो मैनेज करते हैं ऑलरेडी। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड एंड ओपन टू एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव। थैंक यू अमित सर, आपने बहुत अच्छे से इस फंड को एक्सप्लेन करा। आई कैन नॉट सी एनी क्वेश्चन सो फार। सो आपने बताया कि जो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड है, ये जो भी मार्केट सिनेरियो में स्पेशल अपॉर्चुनिटीज रहती हैं ये उसको कैप्चर करता है, और ये कुछ फिक्स नहीं है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिनेरियो। जो मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज हमें दिखती रहती है फंड मैनेजर्स को, वो उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करते रहते हैं और अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट दे कैन गिव आउट गुड रिटर्न्स। डेफिनेटली इसमें कोई भी सेक्टर बायसनेस नहीं होती है, और स्पेशल अपॉर्चुनिटीज जो भी इवेंट की वजह से होता है पर्टिकुलरली वो कुछ भी हो सकता है और वो कभी भी रह सकता है। सो डेफिनेटली ठीक बिल्कुल कि उसी को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके अमित जी, एक क्वेश्चन है मेरे और जो आई एम श्योर सारे व्यूअर्स के माइंड में होगा कि ये जो फंड है ये किन इन्वेस्टर्स के लिए है, मतलब किसको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जैसा हम जानते हैं कि ये आई थिंक जैसे ये हम कह रहे हैं ये एक एनएफओ है, न्यू फंड ऑफर है, तो क्या हम इसमें कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या आई थिंक इसकी कुछ टाइमलाइंस हैं कि हमें इस टाइमलाइंस में इसमें इन्वेस्ट करना है। ओके सो उषा जी, इस पे पहला जो क्वेश्चन है उस पे मैं आंसर करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका किन इन्वेस्टर्स को इसमें आना चाहिए। सो बिकॉज ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाई रिटर्न, बट मैंने साथ में कहा कि इसमें टर्नओवर भी हाई रहेगा तो थोड़ा सा रिस्क भी ऊपर की तरफ है। सो जो इन्वेस्टर्स हाई रिस्क ले सकते हैं एंड दोज हु वांट की हाई रिटर्न्स भी उनको चाहिए, तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टर्स को इसमें आना चाहिए विद अ व्यू ऑफ 5 years एंड मोर। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उस पे मैं एक छोटा सा लाइन बोलता हूँ, मैंने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले। सो इट वाज कि देयर इज ऑलवेज डार्क बिफोर डॉन, यानी कि जो भोर होता है ना सुबह का, उससे पहले अंधेरा होता है।
बट उस सुबह को देखने के लिए, सुबह की जो सूरज की जो सबसे पहली किरणें होते हैं उसको देखने के लिए आपको टाइम से उठना पड़ेगा। सो सिमिलरली स्पेशल अपॉर्चुनिटीज में भी क्या होता है कि इसमें टाइमिंग, आपको टाइम से आना बहुत जरूरी है। सो अगर हम टाइम से नहीं इन्वेस्ट करेंगे इस पे तो वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो रिटर्न तो हमें दिखेगा डेफिनेटली, उस फंड में रिटर्न जरूर डेफिनेटली दिखेगा, बट वो रिटर्न शीट पे दिखेगा, आपके पोर्टफोलियो में नहीं दिखेगा। So I hope this answers your question. ओके सर, मेरा एक और क्वेश्चन था कि ये जो फंड है इसमें हम कभी भी पैसा लगा सकते हैं या इसकी, आई थिंक जैसे ये NFOS की कुछ टाइमलाइंस देखी मैंने, स्टार्टिंग 5 अक्टूबर टू दिस। हाँ, सो मैंने जैसे कहा कि आप जितनी जल्दी लगाएं, वैसे तो जितनी जल्दी लगाएं अच्छा है। NFO जो है आपका 5 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक है, बट इट्स ओपन एंडेड फंड, तो इसमें आप SIP भी करा सकते हैं और लमसम भी लगा सकते हैं। तो ये आगे भी आप इस फंड में लगा सकते हैं पैसा। तो फिर ये डेट की क्या इंपॉर्टेंस है सर, 5 to 19? सो मैम इसीलिए कि बिकॉज इट्स NFO। सो जब हम इसको इनिशियली जब हम इसमें एंटर, जब हम पैसा लगाते हैं तो हमें मोस्ट प्रोबेबली इसमें 10 रुपीज़ की वैल्यू पे ये अलॉट होता है। बट चूंकि NFO है तो डेफिनेटली आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, बिकॉज एक इनिशियल परचेज हो जाएगी और डेफिनेटली उसके बाद अगर आप इसमें एडिशनल परचेज भी करना चाहें तो बिकॉज NFO जब क्लोज जाएगा तो डेफिनेटली उसके बाद कर भी सकते हैं। एंड होता क्या है कि जब आप इसमें लगाते हैं पैसा तो इनिशियली अभी जो पैसा आप लगाते हो, सो होगा क्या कि जो अभी जो कोविड की वजह से जो सिनेरियो चल रहा है, तो अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है फंड मैनेजर के पास। सो फंड मैनेजर उसको अभी देखते हुए, और चूंकि आगे अगर US इलेक्शंस भी है, तो उसको देखते हुए फंड मैनेजर भी अपने जो पैसा है उसको मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए और अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए वैसे वैसे डिप्लॉय करते चला जाए। Okay. Let me see, do we have any other question? My one question Okay, to you we all is, are good. hello. My one question to you is, what are the 4C, limitations, or what are the 4C risk you see in this particular portfolio? So the only risk which I see is definitely कि इसमें चूंकि स्पेशल अपॉर्चुनिटी है एंड दी पोर्टफोलियो वुड बी मोर कंसंट्रेटेड बिकॉज ऑफ 30 to 40 स्टॉक्स। सो हम जो भी कन्विंसिंगली हमें एक अपॉर्चुनिटी लगेगी हम उसमें एक्सपोजर ज़्यादा लेंगे, सो डेफिनेटली वो हमारे रिस्क को डेफिनेटली बढ़ा देता है, नो डाउट। बिकॉज होता क्या है कि स्पेशल अपॉर्चुनिटीज में might be it take times to materialize that opportunity. So मेरा कहने का मतलब है कि अगर in the short term might be ये फंड थोड़ा सा volatile हो सकता है, but definitely long term में जैसे जब भी वो opportunity materialize होगा that fund will give returns. It's only कि short term में definitely volatility आपको ज़्यादा high मिलेगी। Okay. ओके, थैंक यू सर। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप 4-5 साल तक के लिए आ रहे हैं, पैसा लगाना चाहते हैं और आप हाई रिस्क हाई रिटर्न चाहते हैं तो आप इस फंड में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। Thank you, Amit sir. Thank you for your time and for sharing your knowledge on this ABSL Special Opportunities Fund. Thank you to all our participants, all our viewers for joining us. If you have any question, any further question on this fund, do feel free to connect with us, with our team. We are TaxPoint. We are a complete financial solution. We are into taxation advisory, which where we have income tax advisory, GST advisory, then financial reporting advisory. We have complete investment solutions, be it equity, bonds, debentures, insurance, loans, or anything. And we do provide your financial planning and wealth planning services. So may I request all of you to subscribe our YouTube channel. Our YouTube channel is in the name of TaxPoint Group. And I request all of you to follow us on LinkedIn on social platforms like LinkedIn, Instagram, and Facebook. We are by the name of TaxPoint Delhi. So thank you everyone for joining us, for being here with us on this webinar. Stay tuned, stay safe. Bye-bye. Thank you.
Bye. Thank you so much to all of you, and thank you, Nisha ji. Thank you so much.